सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड वीडियो है और जैसा कि मैंने कहा था हम न्यूमेरिकल्स पे एक सेपरेट वीडियो रखेंगे। सो ये हमारा वो सेपरेट वीडियो रहेगा एंड हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे चार्ज पे बेस्ड, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड एंड टुवर्ड्स द एंड हम कुछ लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला न्यूमेरिकल है which of the following charges cannot be given to a body। पहले क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड क्वेश्चन है। which of the following charges cannot be given to a body। अब हमें पता है चार्ज इज ऑलवेज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। चार्ज कभी भी इस फॉर्म में या फिर इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि चार्ज कभी भी डेसिमल या फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं करता है। इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। सो हमें अल्टीमेटली वही करना है, हमें n निकालना है। हमें फाइंड करना है कि वेदर दिस चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन और नॉट। सो हमें n निकालना है। सो ये हमारे पास q गिवन है, E हमें पता है, हमें n निकालना है। We know q is equal to ne, so n will be q upon e। q हमें गिवन है 6.4 into 10 to the power minus 18 कूलम और एक चार्ज का, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है दैट इज 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम and 1.6 will cancel out this in 4 times and ये minus 19 जब ऊपर जाएगा this will be 10 to the power minus 18 and base same, so plus 19, so that would be 10 to the power 1, that's ultimately 10, so this is 4 into 10, that is 40। so you can see the value of n is an integer, that means this value is true, this charge can be given to a body। हम सेकेंड देखते हैं, सेम n is equal to q upon e। ये 10 to the power minus 19 सेम है, कैंसिल हो जाएगा एंड दिस विल कैंसिल आउट इन 2 टाइम्स। तो ये भी हमारा इंटीजर है, दिस इज ऑल्सो यस। अब हम थर्ड वाला देखते हैं, n is equal to q upon e। ये कैंसिल हो जाएगा एंड वी कैन सी 1.6 इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4। आई थिंक ये 3 पॉइंट और 2.5, so ये हमारे पास वैल्यू आएगा 2.5 और आप देख सकते हैं दिस इज अ डेसिमल वैल्यू, दिस इज नॉट एन इंटीजर, so therefore this charge cannot be supplied to a body। और हम लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, upon minus 19, so this will cancel out each other and this minus 19 will go up, it will be plus 19, so it will be n is equal to 1 into 10 to the power, this will be 2, that is 100, so this is also integer, so this is also true। so हमारा क्वेश्चन था which of the charges cannot be given to a body और हमारा आंसर है ये थर्ड चार्ज, this charge cannot be given to a body because this is a decimal value। और अब हम एनसीईआरटी बेस्ड दो बहुत फेमस क्वेश्चंस लेंगे। सो ये है हमारा क्वेश्चन, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू या कोई भी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये एनसीईआरटी का बहुत नामी सवाल है। सो लेट्स टेक दिस। कैलकुलेट न्यूक्लियर चार्ज ऑन अ कॉपर पेनी ऑफ मास 6.35 grams। सो लेट्स सपोज
चलो, लेट्स सपोज दिस इज आवर कॉपर पेनी. ओके, नाउ न्यूक्लियर चार्ज का क्या मतलब होता है? दैट इज द चार्ज ऑन न्यूक्लियस. ओके, अब न्यूक्लियस में वी नो हमारे पास प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, एंड वी नो न्यूट्रॉन का चार्ज 0. सो अल्टीमेटली प्रोटॉन बचा. सो न्यूक्लियर चार्ज का यही मतलब है दैट वी हैव टू फाइंड द चार्ज ऑन दिस प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. सो हम इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं, कैलकुलेट द चार्ज ऑफ प्रोटॉन ऑन अ कॉपर पेनी ऑफ मास इतना. सो लेट्स स्टार्ट. हम इसे 4 स्टेप में सॉल्व करेंगे सो दैट इट विल बी कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल. स्टेप 1, सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर फाइंड करना है उस पेनी में. ओके, we'll find number of moles, that is given mass upon molar mass. Given mass is 6.35 and molar mass of copper is 63.5, and these values will be given like molar mass, number of protons present in one atom of copper. These values will be given, so you need not worry about that. So n, number of moles, so this will be 0.1. तो एक 6.35 ग्राम के कॉपर में पेनी में 0.1 मोल कॉपर प्रेजेंट है. फाइन. नाउ वी मूव टू स्टेप 2. स्टेप 2 में वी फाइंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कॉपर. 0.1 मोल ऑफ कॉपर में कितने एटम्स ऑफ कॉपर होते हैं? सो दैट इज गिवन बाय n into Avogadro's number. n हमारा ये number of moles into Avogadro's number. So that is 0.1 into 6.022 into 10 to the power 23. Now step 3. एक इंफॉर्मेशन है जो कि आप क्वेश्चन में गिवन रहेगा. 1 atom of copper contains 29 protons. ये गिवन रहेगा, आपको ये याद रखने की कोई जरूरत नहीं है. 1 atom of copper 29 इलेक्ट्रॉन 29 प्रोटॉन्स रहते हैं. सो हमने ये n एटम्स निकाला. सो उसमें कितने एटम्स रहेंगे, सॉरी कितने प्रोटॉन्स रहेंगे? एक एटम में 29 प्रोटॉन्स, तो n एटम्स में n into 29 ऑब्वियसली. सो हम n का वैल्यू लिख देंगे 0.1 into 6.022 into 10 to the power 23 into 29. एक एटम में 29, इतने एटम्स में इतना into 29, सिंपल. अब ये हमारा अल्टीमेटली n निकल गया है. ओके, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास निकल गया है. हमारे पास इतने एटम्स में कितने प्रोटॉन्स हैं ये हमने स्टेप 3 में निकाल लिया. अब हमारे पास एक लास्ट स्टेप बचा है, स्टेप 4, जिसमें we'll find the answer, we'll find the nuclear charge. कुछ नहीं करना है, we know Q is equal to Ne. Q हमें निकालना है. N मैंने अभी कहा, N हमने यहाँ स्टेप 3 में निकाला है. So N की वैल्यू लिख देते हैं 0.1 into 6.022 into 10 to the power 23 into 29, और E की वैल्यू ऑल ऑफ अस नो, उसे भी लिख देते हैं, दैट इज 1.6 into 10 to the power minus 19, और हम यूनिट भी लिख देते हैं. सो दिस इज आवर फाइनल न्यूक्लियर चार्ज. मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आप कर सकते हैं. सो दिस इज Q, द फाइनल न्यूक्लियर चार्ज ऑन अ कॉपर पेनी. 4 स्टेप में हमने सॉल्व किया. So I hope this is clear. Let's take the next question. So this is our next question. Calculate nuclear charge on a cup of water. ये NCERT का सवाल है. काफी कंफ्यूजिंग है. एक कप ऑफ वाटर में हम न्यूक्लियर चार्ज कैसे निकाल सकते हैं, और कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डेटा हमें गिवन नहीं है. तो बस एक सिंपल सा लॉजिक है, हमें एज्यूम कर लेना है दैट द कप ऑफ वाटर कंटेन्स
एनी अमाउंट ऑफ वाटर, हम इधर 250 ml एज्यूम करेंगे बस। दिस इज ओनली द ट्विस्ट, बाकी इस सवाल में कोई डिफरेंस नहीं है एज कंपेयर टू द प्रीवियस क्वेश्चन। सो हम इधर लिख लेते हैं, एज्यूमिंग that the cup contains 250 ml of water। आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, 100 ml, 200 ml, 500 ml, पर बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं होना चाहिए। सो 250 इज द आइडियल वैल्यू। सो अब सेम 4 स्टेप हम करेंगे जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। पहला स्टेप 1, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज गिवन मास अपॉन मोलर मास। और वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है H2O, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन का 2, मोलर मास 16 एंड मोलर मास 2। सो गिवन मास 250 अपॉन मोलर मास, दैट इज 16 plus 2, 18 N। अब हमारा स्टेप 2, यहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बिकॉज दिस इज H2O, इट इज अ मॉलिक्यूल। पिछले क्वेश्चन में नंबर ऑफ एटम्स था, बस उतना ही डिफरेंस है। वील फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट इज अगेन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स multiplied by Avogadro's number. So we have this 250 by 18 into 6.022 into 10 to the power 23. Step 3, this will be our second last step. अब इतने मॉलिक्यूल्स में, चलो यहां भी एक डेटा आपको गिवन रहेगा। एक मॉलिक्यूल H2O में 10 प्रोटॉन्स रहते हैं, ओके ये आपको गिवन रहेगा। अब हमारा स्टेप 3, अगर एक मॉलिक्यूल H2O में 10 प्रोटॉन्स हैं तो n मॉलिक्यूल्स H2O में कितने प्रोटॉन्स होंगे? सो ऑब्वियसली n मॉलिक्यूल्स इनटू 10, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। सो विल जस्ट राइट दिस वैल्यू n, that is 250 upon 18, 6.022 into 10 to the power 23 into 10। अब ये देखा जाए तो ये हमारे पास n आ चुका है। The n is the number of protons। न्यूक्लियर चार्ज मतलब चार्ज ऑन प्रोटॉन, हम ये भी मान सकते हैं। So n हमारे पास आ गया है। We are left with step 4, say q is equal to ne। q हमें निकालना है, n हमने स्टेप 3 में निकाल लिया है, that is 250 upon 18 into 6.022 into 10 to the power 23 into 10, और e की वैल्यू हम पुट कर देंगे, that is 1.6 into 10 to the power minus 19, और चार्ज के यूनिट कूलम। सो ये था हमारा न्यूक्लियर चार्ज ऑन अ कप ऑफ वाटर। आपने देखा होगा ये प्रीवियस क्वेश्चन का बिल्कुल कार्बन कॉपी है। जस्ट द ट्विस्ट वाज दैट हमें एज्यूम करना है कि उस कप में कितना क्वांटिटी वाटर है। सो लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। सो ये हमने दो क्वेश्चन साथ में लिए हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला, देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड कंडक्टर ऑफ 10 coulomb. Now 10 to the power 20 electrons are added to it. Find final charge. See, initial charge हमें given है, okay? Q initial that is given, that is 10 coulomb. हमसे कहा गया है 10 to the power 20 electrons are added. So हमें Q added निकालना है. We'll find that Q added. We know Q is equal to Ne, और ये जो 10 to the power 20 electrons है, that is our N। कितना electrons? N, that is 10 to the power 20। So हम लिखते हैं इधर, that is N into E।
1.6 into 10 that is 16 and 20 minus 19 that is 1 और 16 कूलम, बट ये 16 ना होके -16 होगा। साइन कन्वेंशन हमें यूज करना है बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर एक न्यूट्रल बॉडी है उससे हम इलेक्ट्रॉन्स निकाल लें सो दैट विल बी पॉजिटिवली चार्ज्ड, और हम इलेक्ट्रॉन्स दे दें सो इट विल बी नेगेटिवली चार्ज्ड। तो इलेक्ट्रॉन्स दिया जा रहा है दैट मींस इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड। तो हमारे पास Q इनिशियल है, हमने Q एडेड निकाल लिया, हमें Q फाइनल निकालना है। सो Q फाइनल विल बी Q इनिशियल प्लस Q एडेड। Q इनिशियल हमारे पास 10 है एंड प्लस Q एडेड दैट इज -16 कूलम। सो दिस विल बी 10 minus 16 so that is equal to -6 कूलम। हमारा फाइनल चार्ज जो है उस कंडक्टर पे दैट इज -6 कूलम। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये भी एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। देयर आर टू न्यूट्रल कंडक्टर्स A एंड B। सो हम बना लेते हैं, ये अपना A है हमारे पास और ये B। There are two neutral conductors A and B. 2000 electrons are transferred from A to B. हम पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे। 2000 electrons are transferred from A to B. पहला इंफॉर्मेशन, सो हम कर लेते हैं ट्रांसफर। 2000 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहा है। सो इलेक्ट्रॉन्स A से हट के B पे जा रहा है, दैट मींस A के पास उतना पॉजिटिव चार्ज आ रहा है बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स को निकाला जा रहा है बॉडी से। सो हम कह सकते हैं A will have प्लस 2000 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज और इधर B पे जा रहा है, सो B विल हैव -2000 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज। सेकंड पार्ट, एंड देन 500 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम B टू A। अब B से वापस 500 इलेक्ट्रॉन्स A के पास जा रहा है, सो हम भेज देते हैं वापस 500 इलेक्ट्रॉन्स। अब B से निकला है इलेक्ट्रॉन्स, दैट मींस B के पास 500 पॉजिटिव चार्ज होगा, हम लिख लेते हैं पॉजिटिव, और A के पास जा रहा है दैट मींस नेगेटिव। सो -500 इलेक्ट्रॉन्स फॉर A। अब हमें कैलकुलेट डिफरेंस इन चार्ज। हमें A का चार्ज निकालना है और B का चार्ज निकालना है और हमें डिफरेंस कैलकुलेट करना है। सो हम करते हैं चार्ज ऑन A +2000 -500, 1500 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज A पे। चार्ज ऑन B माइनस का 2000 प्लस का 500, सो दैट मींस -1500 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज। हमें डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस है QA माइनस QB। सो हम निकाल लेते हैं QA माइनस QB दैट इज 1500 E। हम इधर E भी लिखने चलेगा, एक ही बात है। 1500 E माइनस -1500 E that is QB. So minus minus will be ultimately plus. So this is 3000 E. जो चार्ज डिफरेंस है that is 3000 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज। हम इसे और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, आई एम राइटिंग इट ओवर हियर। 3000 E हम इसे लिख सकते हैं 3000 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -90 कूलम। हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, यहां तक भी छोड़ सकते हैं, दैट इज 3000 E। सो लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। सो हमने अभी तक जो क्वेश्चंस किए वो सारे चार्ज पे बेस्ड थे। सो ये क्वेश्चन है जो मेथड ऑफ चार्जिंग पे बेस्ड है। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था चार्जिंग के 3 तरीके होते हैं, वन इट इज पॉसिबल बाय कंडक्शन, सेकंड इंडक्शन और तीसरा होता है फ्रिक्शन। सो ये कंडक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन है, सो हम इसे भी ले लेते हैं। इस क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ एक चीज जानना जरूरी है कि अगर दो स्फीयर हैं और दोनों आइडेंटिकल हैं और दोनों के पास अपना चार्ज है,
और अगर इन दोनों के बीच हम कंडक्शन कराएं, ये दोनों आइडेंटिकल हैं और इन दोनों के बीच अगर हम कंडक्शन कराएं, तो कंडक्शन के बाद जो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा दैट विल बी q/2 एंड q/2। अगर दोनों के पास q q का चार्ज है, तो जब कंडक्शन के बाद रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा दोनों के पास टोटल चार्ज का हाफ हाफ आ जाएगा। दिस इज ओनली द पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर, बाकी इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। सो हम एक क्वेश्चन करते हैं। द क्वेश्चन सेज 3 conducting spheres of equal radii are as shown। A है उसके पास अपना चार्ज है, B है अपना चार्ज है उसके पास भी, और C है न्यूट्रल। Now sphere C is brought in contact with A। हम पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करते हैं। Sphere C is brought in contact with A। तो ये हमारा C है जो कि न्यूट्रल है, ये A के कांटेक्ट में आता है जिसके पास Q चार्ज है, और इन दोनों के बीच कंडक्शन होता है। सो वी कैन से आफ्टर कंडक्शन, और क्वेश्चन में गिवन है इक्वल रेडियस, दैट मींस सारे बॉडीज आइडेंटिकल हैं, तो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो सेम इक्वल होगा। सो ये न्यूट्रल है, ये क्यू है। आफ्टर कंडक्शन क्यू प्लस 0 न्यूट्रल बाय 2। हम ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं या फिर हम जनरल नॉलेज भी यूज कर सकते हैं कि इसके पास q है इसके पास कुछ नहीं है, तो जब दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये भी q/2 रखेगा और ये भी q/2 रखेगा। सो दैट अल्टीमेटली गिव्स अस q/2। सो a के पास भी अब q/2 है और c के पास भी अब q/2 है। अब क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट, एंड देन विद b, c अब b के पास जाता है, तो ये हमारा C है q/2 और ये B दैट इज हैविंग द चार्ज Q। अब इन दोनों के बीच कंडक्शन, अगेन बोथ आर आइडेंटिकल, सो वी कैन से आफ्टर कंडक्शन, इसमें भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं या जनरल नॉलेज भी यूज कर सकते हैं। ये q/2 है, इसके पास Q है और बाय 2, ये फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं। अगर दोनों सेम है सो q1 प्लस q2 बाय r। सो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे दिस विल बी 3q/2 एलसीएम और नीचे वाला 2 ये ऊपर जाएगा, वी आर लेफ्ट विद 3q/4। सो अब 3q/4 दोनों के पास आ जाएगा, c के पास भी b के पास भी। सो c 3q/4, b 3q/4। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, बस हम इसे समराइज कर देते हैं। We were asked calculate final charge on each sphere after conduction। सो हम A का लिखते हैं, A सिर्फ C के साथ एक बार कॉन्टैक्ट कर रहा है और उसके पास q/2 चार्ज आ जा रहा है। B और C दोनों फाइनल स्टेप में 3q/4 3q/4, so B is equal to C and both are equal to 3q/4। तो ये था हमारे मेथड ऑफ चार्जिंग पे बेस्ड क्वेश्चन। बाकी जो हमने क्वेश्चंस किए वो बेसिकली q इज इक्वल टू एनी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड थे। तो ये हमारा एक था मेथड ऑफ चार्जिंग पे, और जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि हम एंड में कुछ लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस भी करेंगे। सो लेट्स टेक अप दैट, और वो जो हमारे लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन होंगे दैट विल बी जस्ट वन लाइनर टाइप्स। सो ये है हमारे 4 बहुत अच्छे रीजनिंग क्वेश्चंस। शुरू करते हैं। इज इट पॉसिबल दैट अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट? हमने तो आज तक यही पढ़ा था कि अगर एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है हमारे पास, लेट्स से नेगेटिव चार्ज्ड, तो वो एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को ही हमेशा अट्रैक्ट करेगा ऑफ ऑपोजिट नेचर। हमने तो आज तक यही पढ़ा था कि एनी charged object always attracts another charged object of the opposite nature, but question कह रहा है is it possible that it attracts a neutral object? Answer is yes। अब ऐसा क्यों? ये फिनोमेना तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है।
ऐसा क्यों? सो इट इज पॉसिबल ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। आपको बस इतना याद रखना है, इट इज पॉसिबल ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ये सारे बहुत फेमस और बहुत लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, इन्हें जानना बहुत जरूरी है। दूसरा, नेम द ट्रू टेस्ट फॉर प्रिडिक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा टेस्ट है जो प्रेडिक्ट करता है इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इलेक्ट्रिकल नेचर है उसे प्रेडिक्ट करने का ट्रू टेस्ट क्या है? The answer is electrostatic repulsion। कई लोग सिर्फ रिपल्शन भी बोलते हैं, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इज मोर एप्रोप्रिएट। अब ऐसा क्यों? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन क्यों नहीं हो सकता है? वो इसीलिए क्योंकि अट्रैक्शन के लिए जरूरी नहीं है दोनों बॉडीज चार्ज हो। हमने अभी फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा, एक चार्ज बॉडी एक न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट कर सकता है। सो जरूरी नहीं है कि दोनों चार्ज हो, एक न्यूट्रल भी हो तो अट्रैक्शन हो सकता है। सो दैट इज व्हाई रिपल्शन इज द ट्रू टेस्ट, बिकॉज रिपल्शन इज ओनली पॉसिबल व्हेन बोथ द बॉडीज आर चार्ज्ड। फाइन। रिपल्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन काम नहीं करता है। रिपल्शन सिर्फ तब होगा जब दोनों बॉडीज चार्ज्ड हैं। Fine. So that is why electrostatic repulsion. तीसरा, is it possible that a charged object attracts another charged object of same nature? सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्या एक चार्ज ऑब्जेक्ट अनदर चार्ज पार्टिकल ऑब्जेक्ट ऑफ सेम नेचर को अट्रैक्ट कर सकता है? हमने तो शुरू से पढ़ रखा है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है एक दूसरे को, नेगेटिव नेगेटिव भी रिपेल करता है, और पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करता है। तो क्वेश्चन में है, क्या एक चार्ज ऑब्जेक्ट अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट ऑफ सेम नेचर कभी अट्रैक्ट कर सकता है? क्या ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज कभी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकता है, या क्या ये नेगेटिव नेगेटिव चार्ज कभी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकता है? आंसर इज यस, ऐसा भी हो सकता है। सेम चार्ज भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन द चार्ज डिफरेंस इज वेरी लार्ज। आई एक्सप्लेन। पॉसिबल ओनली व्हेन चार्ज डिफरेंस इज वेरी लार्ज। अगर दोनों जो चार्ज बॉडीज है उन दोनों के बीच में चार्ज डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तब यह पॉसिबल है कि वो सेम नेचर के ऑब्जेक्ट भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करें। हम मान लेते हैं इधर 1 कूलम का चार्ज है और अगर इधर 1000 कूलम का चार्ज है और सेम नेचर है, तब भी एक पॉसिबिलिटी है कि वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, बिकॉज डिफरेंस बहुत ज्यादा है। लास्ट क्वेश्चन, predict charge on inner and outer surfaces of the sphere। अब स्फीयर में हमने क्या किया, एक स्फीयर है हमारे पास, हॉलो स्फीयर है, बीच में हमने एक पॉजिटिव क्यू चार्ज रख दिया है। पहले ये नहीं था, ये स्फीयर था, हमने बीच में एक पॉजिटिव क्यू का चार्ज रख दिया। नाउ वी आर आस्क्ड टू प्रेडिक्ट चार्ज ऑन इनर एंड आउटर सर्फेसेस ऑफ द स्फीयर। अब देख सकते हैं स्फीयर के पास दो सर्फेसेस हैं, ये हमारा इनर सरफेस और ये एक हमारा आउटर सरफेस हो गया। फाइन। सो अब हमें प्रेडिक्ट करना है दोनों तरफ कौन से चार्ज होंगे, अंदर कौन सा चार्ज होगा, बाहर कौन सा चार्ज होगा। नॉर्मल लॉजिक लगाना है, इधर पॉजिटिव है,
इसके पास वाला जो सरफेस है उस पर ऑपोजिट चार्ज डाल दो, और जो एक्सट्रीम एंड है वहां पे सेम चार्ज। सो आई होप दिस इज क्लियर। बीच में अगर पॉजिटिव चार्ज था तो उसके सामने वाला जो इनर सरफेस है उस पे ऑपोजिट चार्ज, और जो फार एंड है उस पे सेम चार्ज। और अगर हम इधर माइनस क्यू रख देते तो रिवर्स हो जाता, माइनस है तो इसके पास वाला सरफेस पॉजिटिव हो जाता, और जो फार एंड है ये सारे नेगेटिव हो जाते। So that's all for today. I hope you like the video. और अगले वीडियो में हम हिग्स बोसोन के बारे में बात करेंगे। आप में से बहुत लोगों ने सुना भी नहीं होगा। हिग्स बोसोन को हम गॉड पार्टिकल कहते हैं। सो हम उसके डिस्कवरी के बारे में बात करेंगे, उसे गॉड पार्टिकल क्यों कहते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और उसका यूनिवर्स में क्यों इतना बड़ा इम्पैक्ट है हम उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।